ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म एडी के शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर एडी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, किसके लिए, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार सीटेट की तैयारी करवाते हुए चल रहा था। किसकी? सीटेट की तैयारी करवाते हुए चल रहा था, जिसमें मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के बारे में टॉपिक वाइज करवाते हुए चल रहा था। जिसमें मैंने आपको साफ बोला था कि हम जो है एनसीईआरटी बुक के अनुसार चलेंगे, जिसमें हम पहले करेंगे क्लास थर्ड को कंप्लीट। आप सभी बच्चों को पता होगा, अगर मेरा लास्ट लेक्चर आपने अटेंड करा होगा तो क्लास थर्ड हमने पूरी की पूरी फिनिश कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे उसके आगे वाले यानी क्लास फोर्थ के बारे में। किसके बारे में? क्लास फोर्थ यानी कि एनसीईआरटी बुक का आज हम क्लास चौथे से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन किताब को कंप्लीट करते हुए चलेंगे और आराम से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो और देरी ना करते हुए आज के अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए और डिले ना करते हुए आज के अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और ये वाला जो टॉपिक है वो किसके अंतर्गत आता है? आपके सिलेबस के अंतर्गत। तो दोस्तों मैंने आपको बोली थी कि ईवीएस का जो सिलेबस है वो थीम में बटा हुआ है। किसमें? थीम्स में बटा हुआ है, चैप्टर में नहीं बटा हुआ है। तो थीम्स में बटने के कारण ये जो थीम आती है वो आती है छठवें नंबर पर। किसवें नंबर पे? छठवें नंबर पर। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू वाली जो थीम है वो कौन से नंबर पे आती है? तो छठवें नंबर पे आती है। और किस थीम में आती है? तो मुख्य थीम में आती है, यानी कि मेन थीम का ये पार्ट है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, इतनी सी बेसिक सी जानकारी है। थीम को हम साथ साथ में समझते हुए चलेंगे आपके चैप्टर के अनुसार कि कौन सा चैप्टर कहां से पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी आपको नोट्स कैसे बनाने, तो एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार, एनसीईआरटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, यानी कि जो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, फिर फोर्थ चलेगी तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करके चलना है। ठीक है, चलिए और डिले ना करते हुए आज के अपने चैप्टर के ऊपर चलते हैं। तो आज का जो चैप्टर है दोस्तों वो कौन सा है? तो क्लास चौथी की बुक, यानी ये क्लास फोर्थ की जो बुक है उसकी है। और जो चैप्टर नंबर कौन सा है? पहला पार्ट 1 है, जिस पार्ट का नाम क्या है? चलो चले स्कूल, गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाने की यहाँ पर बात करी जा रही है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में किस तरीके से बदलाव किया जाएगा वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो चलिए अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि जो चीजें हम करते हैं या सोचते हैं और जो करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो पहला बिंदु शुरुआत हुई है तो देखो यहां लिख रखा है कि आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल, यानी कि इस चैप्टर में बच्चों से बात करी जा रही है और बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने घर से कैसे कैसे अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। जिसमें जो सबसे पहले बारी आती है वो आती है बांस से बने पुल की। किसके? बांस से बने पुल की, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बैम्बू ब्रिज। कहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्त यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, असम के लोग। कहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं? तो ये करते हैं असम के लोग। ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बांस से बने हुए पुलों का इस्तेमाल या बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल जो किया जाता है वो कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? असम के लोगों के द्वारा। उम्मीद करता हूं ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ी सी आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, दिख जाएगा। हल्का सा आपको ब्राइट कलर में दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको ट्रांसलेट तो कर ही रहा हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए क्या लिखा है? लिखा है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने पुल पार कर जाते हैं। देखो दोस्त, साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि असम में हर साल का ये क्या कहते हैं, जून जुलाई अगस्त जो मानसून का टाइम होता है, इस समय हर साल की बात है असम में बाढ़ आती ही आती है, पानी घर के अंदर घुस ही जाता है।
इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं अपने घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाते हैं। और साथ ही साथ में जो नदियां होती हैं उनको पार करने के लिए इतने ब्रिजेस नहीं होते हैं इनके इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए जो है लोकली अपने ब्रिजेस बना लेते हैं। कैसे? एक बांस का टुकड़ा लिया इन्होंने, ऐसे गाड़ दिया, एक बांस का टुकड़ा लिया इन्होंने, ऐसे गाड़ दिया, इस वाले बांस के टुकड़ों को यहां से इसने काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया, और दो बांस ऐसे सीधे सीधे बस क्या कर दिए, रख दिए, इनको यहां से बांध दिया और इनको यहां से बांध दिया, इस पर पांव रख कर चलते हुए और इसको पकड़ते हुए, यानी ग्रिल की तरह इस्तेमाल कर लिया। तो ये क्या है, लोकली वहां के लोग अपने आप को नदी को पार करने के लिए वहां ब्रिजेस बना लेते हैं। इन्हीं को वहां के लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है, बांस के बने पुल यानी कि बैम्बू ब्रिज कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो है घुटनों घुटनों तक पानी देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं नदी को पार करने के लिए बांस से बने हुए पुलों का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें साफ बोल रहे हैं बच्चों की, देखो यहाँ पर कितनी हिम्मत है कि बच्चे साफ कह रहे हैं कि यहाँ घुटने घुटने तक पानी आ जाता है, लेकिन फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताब पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हुए जल्दी से हम बांस के पुलों को पार कर लेते हैं। और एक हम यहाँ है, हमें प्लेन रास्ते से जाना होता तब भी चिक 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 करते रहते, नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये करते ना यहाँ के बच्चे, शहर के बच्चे अधिकतर। तो ये देखो यहाँ पर कितनी जद्दोजहद करते हुए बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से भारत के वह कौन सा राज्य है जहां के लोग नदी को पार करने के लिए बांस से बने हुए पुलों का इस्तेमाल करते हैं? तो वो है दोस्त असम के लोग। कहाँ के लोग? असम के लोग। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वही चीज इंग्लिश में लिखी है कि इट्स रेन सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज निक हाई वाटर, यानी ये घुटनों से ऊंचों तक पानी आ जाता है। ठीक है, तो वही सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कहां कहां नी हाई नेक वाटर है एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। क्या है यहाँ पर साफ साफ लिखा है, वी होल्ड आवर बुक्स इन आवर हैंड एंड बैम्बू विद द अदर, वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। यहाँ साफ साफ लिखा है वही सारे शब्द में, जो बस आपका फर्क इतना है कि यहाँ हिंदी है और यहाँ इंग्लिश है। तो कृपया करके जो बच्चे इंग्लिश में हो वो भी अपना अपना साथ साथ में नोट करते हुए चले। समझ गए? तो बांस से बने हुए पुल या बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? असम के लोगों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो आगे बोला है ट्रॉली से। क्या है? द ट्रॉली। अब ये जो ट्रॉली होती है क्या होती है? तो दोस्तों आपने देखा होगा शहरों में या फिर अधिकतर आप लोग जो गांव वगैरह में हर जगह देखने को मिलता है, कपड़े होती है, एक ट्रॉली होती है, कपड़े उसमें भर लेते हैं, नीचे उस अटैची के नीचे दो टायर लगे रहते हैं, उसको घींच घींच के ले जाते हैं, उसको भी ट्रॉली कहा जाता है। लेकिन ये ट्रॉली वैसे ट्रॉली नहीं है, ये ट्रॉली जो है एक तरीके से नदी को पार करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, फिगर में देखते हुए चल आप समझ रहे हो ये क्या है, बच्चे कुछ है नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पहले एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं फिर चलते हुए आगे की तरफ। देखो लिख रखा है कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। क्या बोल रहे हैं कुछ बच्चे कि स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। साफ साफ बोला गया है कि स्कूल पहुंचने के लिए रोज नदी को पार करना होता है। क्या बोल रखा है? खूब चौड़ी और गहरी नदी। क्या बोला इन्होंने? वेरी वाइड एंड डीप रिवर। नदी जो है वो काफी क्या है, चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी, इतना ध्यान रखिएगा, आयरन वायर की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? आयरन वायर बोल लो, आयरन रोप बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप इस चीज को। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि नदी के पार जाते हुए एक मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली यानी कि लकड़ी से बना झूला। क्या है? ट्रॉली जो है एक लकड़ी का बना झूला है, जो कि पुल्ली की मदद से, किसकी मदद से? पुल्ली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। देखो दोस्त साफ साफ यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि ट्रॉली जो होती है वो क्या होती है, एक लकड़ी का बना हुआ झूला होता है। देख सकते हो ये क्या है, लकड़ी के कुछ पट्टे हैं, इन्होंने आपस में इसको कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करके एक क्या बना दिया, लकड़ी का झूला सा बना दिया। क्या बना दिया? लकड़ी का झूला सा बना दिया। और इस झूले का इस्तेमाल करके जो बच्चे होते हैं नदी को पार करते हैं। क्या करते हैं? नदी को पार करते हैं।
पहला क्वेश्चन कि नदी को पार करने के लिए ट्रोली, लकड़ी का बने हुए झूले का इस्तेमाल कहाँ के लोग करते हैं? तो दोस्तों लद्दाख के लोग करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं? लद्दाख के लोग। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा कि नदी को पार करने के लिए ट्रोली यानी कि लकड़ी के बने हुए झूले का इस्तेमाल कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो लद्दाख के लोगों के द्वारा किया जाता है। क्या बोला इसने कि गहरी नदी होती है, चौड़ी नदी होती है, जिसको पार करने के लिए एक लोहे की रस्सी बंधी हुई होती है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहां पर इसको कनेक्ट किया गया। ये जो वायर देख रहे हो ना, ये जो है एक लोहे की मजबूत रस्सी होती है। क्या होती है? लोहे की मजबूत रस्सी होती है, जिसको पेड़ से या फिर पत्थरों से कसकर बांधा होता है, ठीक है, अटैच किया होता है। और इसी पर ही एक चक्का सा बंधा रहता है। क्या है? एक चक्का, यानी कि एक टायर सा, एक लोहे का चक्का सा बंधा रहता है। जैसे कि आपने अधिकतर देखा होगा कुएं वगैरह से जब हम पानी खींचते हैं तो एक गोल गोल सी चक्री सी लगी रहती है ना, उसी प्रकार की एक चक्री लगी रहती है। और ये जो चक्री होती है इसी लोहे के तार पर सरकती है, जो कि इधर से उधर जाने में उनकी मदद करती है, ठीक है। तो साफ साफ बोला गया, इसी को इन्होंने क्या बोल दिया है? इसी को इन्होंने बोल दिया पुल्ली। क्या बोला है? पुली। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपसे कि पुली क्या होती है। तो एक लोहे का टायर यानी कि चक्का सा होता है, जो कि रस्सी पर सरकने में उनकी मदद करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना? तो यहां से एक क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐसा राज्य है या फिर ऐसा केंद्र शासित है राज्य है जो कि बच्चे वहां पर स्कूल जाने के लिए या फिर नदी को पार करने के लिए ट्रोली यानी कि लकड़ी के बने हुए झूले का इस्तेमाल करते हैं? तो वो लद्दाख के लोग करते हैं। जो कि कैसे होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान के तक नदी पर या तो पत्थर से या फिर पेड़ से क्या बांध के रखते हैं? लोहे की रस्सी बांध के रखते हैं। उसके ऊपर पुल्ली यानी कि एक चक्का होता है लोहे का, उसकी मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक ट्रॉली में कितने आते हैं? तो एक ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे। कितने बच्चे? 4 से 5 बच्चे बैठ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठकर नदी को पार करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रॉली पे ये बच्चा चढ़ रहा है, यहाँ देखोगे पीछे में तो यहाँ पर ट्रॉली में बच्चे बैठे हुए। कितने बच्चे? 1 2 3 और 4, 4 बच्चे बैठे हुए। तो देख सकते हो, नदी को पार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जिसको आजकल हम अपनी देसी न्यू लैंग्वेज में जिप लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप लाइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, अगली बार फिर पूछा जाएगा, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलते, आगे चलें। दोस्त सीमेंट का पुल। अब तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया सीमेंट ब्रिज के बारे में, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात, ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? तो अधिकतर शहरों वगैरह में या ग्रामीण इलाकों में, जो वहां पर अधिकतर ये सीमेंट के पुल देखने को मिलते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि देखो कि हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। यह सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियां भी है। क्या कहा गया है? जैसे कि देख सकते हो, ये आपका क्या है? सीढ़ी है, ये फिर प्लेन है, फिर उतरने के लिए सीढ़ी है। तो ये क्या है? ये सीमेंट का बना हुआ पुल है। अधिकतर यहाँ पर आपके गांव घरों के इलाके में जो छोटी छोटी नदियां होती है, आजकल जो है वहां पर भी गवर्नमेंट पुल बना रही है। पहले तो ये था कि पुल धीरे धीरे नहीं बनते थे, वही नदी को क्रॉस करने के लिए लोग नदी में कपड़े उपड़े उतार कर आराम से पार करके फिर उस पार जाके कपड़े पहन लिया करते थे। लेकिन अब क्या, धीरे धीरे पुल बन रहे हैं। तो एक ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी देखने को मिलता है, लेकिन शहरों में कम देखने को मिलता है नदी को पार करने के लिए, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा, क्योंकि शहरों में नदी इतनी अब बची नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सीमेंट के पुल अधिकतर कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं? ग्रामीण और शहरों इलाकों में। पूछा जाएगा आपसे तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जहां जरूरत होती है वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा या कई बार प्राइवेटली भी बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब तक यहां से नहीं बना है, बनेगा तो यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पुल को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो वही ईंट, सीमेंट, लोहा वगैरह ये डालकर क्वेश्चन बन सकता है आपका, नहीं तो नहीं बनेगा यहां से, जो कि अब तक कभी बना नहीं। ठीक, आगे चलें तो ये है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मान लो कि बहुत बार ये क्वेश्चन यहां से बना है। कहां से? वल्लम। वल्लम होती क्या है? तो दोस्तों पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। केरल, केरल के कुछ भागों में बच्चे
पानी को पार करने के लिए वल्लम, जिसको लकड़ी की बनी हुई छोटी नौका कहते हैं, क्या कहते हैं, लकड़ी की बनी छोटी नौका कहते हैं, में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। देख सकते हो यहाँ पर ये बच्चा कितनी मटरगश्ती कर रहा है, कैसा चौड़े में चल रहा है, देख सकते हो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, लकड़ी के बने हुए ये जो देख रहे हो नाव है, इस नाव में बैठा नदी को पार करके अपने स्कूल पहुंच गया। तो यहां से क्या क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में केरल के लोग नदी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी एक छोटी नौका का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वहां के लोकल लैंग्वेज या फिर वहां की रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत क्या कहा जाता है, वल्लम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वल्लम। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से हमारे भारत राज्य में एक ऐसा राज्य है जहां पर नदी को पार करने के लिए क्या एक छोटी नौका लकड़ी की बनी हुई उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वल्लम, क्योंकि केरल के लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का है इधर से पूछे चाहे क्वेश्चन इधर से पूछे, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि केरल के लोग नदी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी नौका का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो वल्लम कहते हैं। या फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में से एक भारत का ऐसा राज्य है जो कि नदी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी नौका यानी कि वल्लम का इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो केरल के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से केरल में आप बहुत ज्यादा प्रचलन है वल्लम का, तो वल्लम निम्नलिखित में से क्या है, तो वहां पर ऑप्शन दे देगा कि एक खाने की डिश है, एक दे देगा लकड़ी की बनी छोटी नौका है, या फिर दो ऑप्शन और कुछ भी दे देगा। तो सही आंसर क्या होगा, वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नौका। क्या है, लकड़ी की बनी हुई छोटी नौका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा लाइन। अगला बिंदु, अगला है ऊंट गाड़ी। आप सभी बच्चों को पता है कि कैमल कार्ड जो होता है, कैमल जो होता है अधिकतर कहां देखने को मिलता है, रेगिस्तानी इलाके में। रेगिस्तानी इलाका अधिकतर हमारे भारत में कौन सा है, तो राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। राजस्थान में अधिकतर ऊंट गाड़ी देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। क्यों, क्योंकि रेती रेत है रेगिस्तान वहां पर राजस्थान के अंतर्गत, तो रेती रेत में चलने के लिए कुछ ऐसे चीज चाहिए होता है जिसका जो है साइज एक्सपेंड हो। जैसे कि हम लोग वहां पर पांव डालेंगे तो रेत में हमारा पांव धस जाएगा, लेकिन जो ऊंट होता है ना, जैसे वो रेत के ऊपर पांव रखता है या जमीन के ऊपर पांव रखता है तो उसके पांव फैलते हैं, उठाता है तो पांव सिकुड़ जाते हैं, रखता है तो पैर फैल जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसके पांव जो है रेत में धंसते नहीं है ज्यादा अंदर तक, इस वजह से वो रेत में आराम से चल पाता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि राजस्थान जो है वहां पर हमारा जो बॉर्डर लगता है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, तो वहां पर जो अधिकतर फौजी वगैरह जो गश्त लगाते हैं, बॉर्डर की रखवाली करते हैं, तो वहां पर ऊंटों का ही इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों से ज्यादा, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो साफ लिखा है देखिए कि हम रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान क्या है हमारा, आप सभी को पता है, राजस्थान है। तो हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बैलगाड़ी की जगह ऊंट गाड़ी बना दी गई है, बैल की जगह ऊंट को बांध दिया गया है, और उसका इस्तेमाल करके जो बच्चे हैं वो अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि अपने स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पता चला, लकड़ी की बनी छोटी नौका जिसको वल्लम कहा जाता है वो इस्तेमाल होती है केरल में, और ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल जो होता है वो होता है राजस्थान में। उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों बिंदु आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे चलें तो नेक्स्ट है आपका बैलगाड़ी। क्या है, बैलगाड़ी यानी कि बुल्लोक कार्ट, जिसको आप बैल आपने अधिकतर गांव घरों में जरूर चलाया होगा। इसमें तो क्या बोल रखा है देखिए कि हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे कहां निकलते हुए अपने स्कूल पहुंचते हैं। क्या है, हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या फिर बारिश हो तो हम अपनी छतरी खोल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ बच्चे जो है वो बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने स्कूल जा रहे हैं। क्या कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अधिकतर ये कहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारा प्लेन एरिया है, कौन से, विलेज इन द प्लेन एरिया। शहरों में तो बैलगाड़ी कहाँ चलती है, अधिकतर गांव में ही चलती है। तो गांव के जो हमारे प्लेन एरिया, जैसे गांव का प्लेन एरिया कहां से शुरू हो जाता है, उत्तराखंड छोड़ते ही हमारा प्लेन एरिया शुरू हो जाता है, तो हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, इस साइड के जो लोग हैं अधिकतर गांव के, वो अपने स्थान से स्कूल पहुंचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बैलगाड़ी का। तो यहाँ पर कोई भी आपका इलाके का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन विलेज इन द प्लेन एरिया या प्लेन्स लिखा है, तो प्लेन्स हमारा उत्तराखंड पहाड़ी इलाका, उसको छोड़ते ही नीचे की तरफ हमारे प्लेन एरिया शुरू हो जाते हैं।
जो गंगा आपका यमुना के मैदान होते हैं, ठीक है। तो वहां पर अधिकतर ग्रामीण इलाकों में, गांव के इलाकों में अपने स्कूल जाने के लिए जो साधन है वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर तेज धूप होती है तो ये अपनी छतरी, या फिर बारिश होती है तो अपनी छतरी साथ में लेकर चलते हैं, उसको खोल लेते हैं ताकि अपनी धूप और बारिश से बच सके और स्कूल पहुंच सके। देख सकते हो आप वहां पर इमेज में साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो बैलगाड़ी सा पूछा हुआ है, ये भी अब तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है फॉर द टीचर, यानी कि अध्यापक के लिए। क्या दिया है तो देखो, जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, किसकी, मोती और हीरा की। बैल, जो दो बैल थे आपस में कैसे चतुराई से वो काम करते थे और कैसे वो आखिर में बच पाए थे। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि जानवर जो होते हैं अधिकतर आप अलग अलग जानवरों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गधा हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, ऊंट हो गया, अलग अलग जानवरों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, वो आपके इतने काम आते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है एक मालिक के रूप में कि आप अपने जानवरों का ध्यान रखें। क्या करें, आप अपने जानवरों का ध्यान रखें। तो आप इन बच्चों से आप चर्चा कर सकते हो कि जब वो बैलगाड़ी खींचते हैं या ऊंट गाड़ी खींचते हैं या कोई सी भी गाड़ी खींचते हैं तो उन जानवरों को कैसा लगता होगा। और साथ ही साथ में अगर जानवर आपके लिए कार्य कर रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जानवर का पूरी तरीके से ख्याल रखें, उनकी संवेदनशीलता को समझे, उनकी जरूरतों को समझे और उसको पूरा करें, ठीक है। तो इस बारे में, इस इशू के बारे में कैसे आप बात कर सकते हो, बच्चों से सेंसिटिवली बात कर सकते हो, ताकि इन चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी मिले और साथ ही साथ में बच्चों के जानवरों के प्रति क्या हो, एक अच्छी भावना उत्पन्न हो। ये नहीं कि किसी भी जानवर को पत्थर मारो या फिर उसको परेशान करो, उसके प्रति नकारात्मक सोच ना हो उन बच्चे के अंतर्गत, ठीक। चलिए आगे आगे बोला है बर्फ पर चलते बच्चे, मूविंग ऑन द स्नो। साफ साफ बोला गया है क्या है, बर्फ पर चलते बच्चे। अब बर्फ पर चलते जो बच्चे होंगे वो कहां के होंगे, तो वो नॉर्थ वाले इलाके के होंगे। क्यों, ये प्लस का साइन बनाया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आपको पता है ना यहां बर्फ होती है, ना यहां बर्फ होती है, ना यहां बर्फ होती है, ठीक है। तो कई बच्चे कहेंगे सर सिक्किम वगैरह में तो बर्फ होती है, तो सिक्किम दोस्तों इस तरफ के पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है, ईस्ट में नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा इलाका है कौन सा, जम्मू कश्मीर वाला, उत्तराखंड वाला, हिमाचल वाला, यहाँ पर अधिकतर आपको बर्फ देखने को मिलती है। तो बर्फ पर चलते हुए स्कूल जाते हैं कौन से बच्चे होते हैं ये, तो नॉर्थ वाले इलाके के, नॉर्थ माउंटेन जो रीजन होता है वहां के बच्चे ही होते हैं। कोई स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्थ जो आपके रीजन वाले इलाके हैं वहां के लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, बर्फ को पार करते हुए अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो साफ लिख रखा बर्फ पर चलते बच्चे। पढ़ते देखिए, देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियां बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि अभी अभी स्नो पड़ी है, ताजा ताजा बर्फ पड़ी है, तो उस बर्फ में क्या कर सकते हो, घुस सकते हो, धंस सकते हो, यानी कि उसके अंतर्गत फंस सकते हो। और साथ ही साथ में अगर बर्फ ओल्ड है, पुरानी जमी हुई है, तो उस पर फिसलने का भी डर लगता है। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड हो जाती है, जिस वजह से उस पर स्लिपी बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये कहाँ के बच्चे करते हैं, तो उत्तर की पहाड़ियों, कहां पर, उत्तर, नॉर्थ वाला वही माउंटेन रीजन जो मैंने अभी आपको बताया है, यहां पर अधिकतर देखने को मिलते हैं ये वाले, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अपना क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, कैसे, कहां पर है, ये देखो, हाथ एक दूसरे का पकड़ते हुए चलते, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, एक दूसरे का इन्होंने बच्चों ने क्या कर रखा, हाथ पकड़ रखा। क्यों, क्योंकि दोस्त अगर मान लो कि आगे चलते हुए इस बच्चे का कहीं पर ऐसा है जहां पर फेक बर्फ है, क्या होता है, गड्ढा होता है दो पहाड़ी के बीच में, और उस पर बर्फ एक पड़ जाती है, पता नहीं लग पाता कि उसमें गड्ढा है कि या नहीं है। तो अचानक ये जब बच्ची यहाँ जाएगी और अचानक से इसका पांव अंदर गिर जाएगा, तो गिरने का डर बना रहता है, जिसकी वजह से जो बच्चों ने हाथ पकड़ रखा है, उस बच्चा अगर वो इसके अंदर गिर भी गया तो बाकी बच्चे जो है उसके हाथ को पकड़कर खींचकर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा जो स्नो वगैरह या फिर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, अगर वो 4-5 जने हैं तो अपने कमर में वो रस्सी बांध कर रखते हैं, हर
थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो चलते हैं और रस्सी कमर में बांध रखी होती है उन्होंने, हाथ नहीं पकड़ते और रस्सी बांध कर रखते हैं क्योंकि हाथ छूटने का डर लगा रहता है। लेकिन ये फिर भी भाई बच्चे हैं, स्टूडेंट है, कहां से इतने सारे इक्विपमेंट्स लाएंगे ये लोग, ठीक है, इसलिए हाथ पकड़कर अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति खड्डे में गिर जाता है तो कमर में जो रस्सी बंधी रहती है उस रस्सी से उसको खींच लिया जाता है वापस। तो वो बर्फ में कई बार पता नहीं लग पाता कि भाई ये जमीन है, प्लेन है, या फिर ये नकली बर्फ जम रखी है अंदर खाई है, पता नहीं लग पाता, ठीक है। तो उत्तर की पहाड़ियों पर जो लोग होते हैं वो बर्फ पर चलते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए पार करते हैं और अपने स्कूल तक पहुंचते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि बर्फ पर अधिकतर लोग जो है हमारे भारत में कहां पर बच्चे स्कूल पर जाते हुए बर्फ को पार करते हैं। चलिए समझ गए, आगे चलते हैं। आगे चलें तो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, रॉकी पाथ। अब देखो उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो है अधिकतर कहाँ है, हमारे वही नॉर्थ साइड में ही देखने को मिलते हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र जो है उसी तरफ है। देखो क्या लिख रखा है कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चे को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। क्या बोल रखा है इन्होंने, देखो दोस्तों साफ साफ लिखा है कि वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, यानी कि उबड़ खाबड़ है, प्लेन रास्ते नहीं है। तो क्या लिखा है इन्होंने कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। अब पहाड़ी इलाके दोस्त कहाँ के हैं, वही आपका ऊपर वाला इलाका। इसमें जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाएगा वो उत्तराखंड से। कहां से पूछा जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोगों के, ठीक है, कहां के लोगों के द्वारा, उत्तराखंड के लोगों के द्वारा। तो ये उत्तराखंड क्या है हमारा, माउंटेन एरिया, पर्वतीय इलाका। कई बच्चे यहाँ उत्तराखंड के होंगे या फिर नहीं भी है, वैसे तो होंगे ही, आपको पूरे भारत राज्य से यहाँ पर कई बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं आराम से, बहुत स्टेट के बच्चे हैं, उड़ीसा उड़ीसा तक के यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर उत्तराखंड के रहने वाले हो तो आपको अधिकतर उत्तराखंड के बारे में पता होगा, पथरीला इलाका। कई बार आप घूमने भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कैसा इलाका है, पथरीला इलाका। तो ये साफ बोल रहे हैं कि भले ही प्लेन मैदानी इलाकों में रहने वाले बच्चे या शहर में रहने वाले बच्चों को ये मुश्किल लगे, लेकिन हम इन उबड़ खाबड़ रास्तों को भागते हुए पार कर लेते हैं, इन पहाड़ी रास्तों को, और पहुंच जाते हैं अपने स्कूल। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उचित आंसर लगाइए। लिखा होगा कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही ये मुश्किल लगे, लेकिन हम भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार करके स्कूल पहुंच जाते हैं। तो ये निम्नलिखित में से किस राज्य की बात करी गई है, तो ये उत्तराखंड के लोगों की बात करी गई है, उत्तराखंड राज्य की बात करी गई है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सही बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिख रखा है अध्यापक के लिए, क्या है अध्यापक के लिए, तो स्कूल, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, कई बार यहां पर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से सेम एज इट इज की एज इट इज लाइन दे दी जाएगी और आपको इन चीजों के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या लिख रखा है, लिख रखा है अध्यापक के लिए कि स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें, संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है एक आपका दिया हुआ था किन चीजों के बारे में, वो जंगलों को पार करते हुए, किसके बारे में, जंगलों को पार करते हुए बच्चे स्कूल जा रहे थे। वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अधिकतर जो है वहां पर स्टेट का नाम नहीं दिया हुआ था, और अधिकतर वो कौन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले। नॉर्थ ईस्ट वाले जो है अधिकतर हमारे में जंगल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जंगल जो है काफी घने देखने को मिलते हैं वहां से, ठीक है। तो वहां के जो बच्चे होते हैं घने जंगलों को पार करते हुए स्कूल पहुंचते हैं, जहां के घने जंगल, इतने घने जंगल होते हैं कि जंगल में जाने के बाद ऐसा लगता है कि रात हो गई हो, इतना घना जंगल होता है, सूरज की रोशनी आ ही नहीं पाती, और उस जंगल में अधिकतर जानवरों की, चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उस जंगल को जो पार कर रहे हैं उन बच्चों की जिम्मेदारी है वो किसी भी प्रकार के जीव को नुकसान ना पहुंचाएं, अपने आराम से स्कूल जाएं और स्कूल की तरफ आए, किसी भी प्रकार के पेड़ों को या पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। वही यहां पर बोला है कि स्कूल पहुंचने के लिए जो बच्चे हैं वो किन किन साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन साधनों पर चर्चा कर सकते हैं।
कुछ बच्चे बोलेंगे जो शहरी इलाके में रहता है कि हम कैब से जाते हैं, कुछ बोलेंगे मेरे पापा मोटरसाइकिल से छोड़ के जाते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे हमने यहाँ पर पैदल आते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे हम साइकिल पर आते हैं। तो उनके संभावित जो साधन है उन पर चर्चा कर सकते हो, और उन साधनों की वजह से हमारे जो पर्यावरण पर नुकसान पहुंच रहा है उन चीजों के बारे में भी बात कर सकते हो। क्यों? अधिकतर जो कैब वगैरह चलती है वो पेट्रोल वगैरह या गाड़ी वगैरह जो चलती है पेट्रोल वगैरह से चलती है, और पेट्रोल जब जलता है तो आपको पता है अलग अलग प्रकार के ईंधन जलने पर धुआं निकलता है, और धुएं से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए आप बच्चों को इन चीजों के बारे में अवेयर कर सकते हो, और जितना ज्यादा हो सके बच्चों को बता सकते हो या साइकिल का इस्तेमाल करो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। और साथ ही साथ में आते समय आपको किन किन सुरक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए, रोड को पार करते हुए रेड लाइट का या फिर अलग अलग प्रकार को किस प्रकार से हमें चीजों को करते हुए चलना चाहिए, इन चीजों के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। और पर्यावरण को हम नुकसान होने से कैसे बचा सकते हैं उन चीजों के बारे में भी बात करनी चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन लेगा चीजों के अंदर, और चीजों को गहरता से समझेगा, और पर्यावरण को हम किस तरीके से बचा सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए वो तैयार हो पाएगा। ओके, तो इन चीजों के बारे में हम बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। समझ गए सभी के सभी बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो देखो दोस्तों, लिख रखा है बच्चों की कलम से। क्या लिखा है कि टेस्ट में फेल हो गए। क्या है? एक टेस्ट लिया गया, उस टेस्ट में बच्चा फेल हो गया तो 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे, अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे, नाखून, दांत, ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो 30 डंडे, और उठक बैठक भी लगा सकते हैं। अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर के बल पर खड़े रहना। अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुंचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये क्या दी गई है? एक बच्चे ने अपनी कलम से लिखा कि किस किस प्रकार की हमें सजा दी जा रही है। अगर आप एक टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे। ये बात करी जा रही है दोस्तों, अधिकतर अगर आप स्कूल में पढ़ते थे कब, 1995 से लेकर, यानी कि चलो एक टाइम पीरियड तो पिछले तो होता ही है, अगर आप 2009 या 10 से पहले स्कूल में पढ़ा करते थे, जो कि इस प्रकार की सजाएं बांटी हुई करती थी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मेरा हर रोज, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा हर बार का, मेरा जो स्कूल में पहुंचता था, मेरा स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक का स्कूल था। ठीक है, तो जब भी मैं स्कूल पहुंचता था तो स्कूल पहुंचते समय, मेरा स्कूल था 7 बजे का, और मैं स्कूल पहुंचता था हमेशा 7:35, 7:36, 7:40 के आसपास। यानी कि 7 से लेकर आपका 7:30 तक आराम से स्कूल पहुंचो। 7:30 से 8 बजे तक आपकी प्रेयर हुआ करती थी हमारे स्कूल में, और 8 बजे से फिर हमारे क्लास चला करते थे, और 10, 10:30 बजे लंच हुआ करता था। तो ये हमारा टाइम का स्कूल था। 7 से 7:30 तक आराम से बच्चा स्कूल आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं स्कूल हमेशा पहुंचता था 7:40, 7:45 इस आसपास स्कूल पहुंचता था हमेशा। मेरी पूरा मान लीजिए मैं कभी टाइम पर स्कूल नहीं पहुंचा, उसके पीछे मेरी गलती नहीं है, मैं बताता हूँ पीछे क्या गलती है। बाकियों की भी गलती नहीं है, घर वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि घर वाले में क्या था, पिताजी अपने काम के लिए तैयार होते थे, और हमारी जो माता थी वही हमें अच्छी तरीके से तैयार करती थी। 3 भाई बहन हम, पहले बहन को जो थी उसका स्कूल सबसे पहले लगता था, तो उसको जाना होता था स्कूल 6:30 बजे। ठीक, तो इसका मेरी माँ ये लगा लो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो लेकिन मेरी माँ को वो जो नोट वाली टाई नहीं आती बांधनी, आजकल जो मान सकते हो कोट पैंट में हम बांधनी होती है, मेरी माँ, हमारी टाई वैसी थी, हुक वाली टाई नहीं थी, हमारे स्कूल में वो टाई बंधवाई जाती थी, काफी रूल्स के रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वो बंधवाई जाती थी। तो मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी क्या, पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा। ठीक है, मेरी माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन मेरी माँ को, हम, माँ कहती है कि मैंने तेरे को 5वीं तक पढ़ाया भी है। बिल्कुल, कहा होता ना कि सीखने, जो बच्चा सीख रहा है उसके साथ साथ में माँ बाप भी सीखते हैं, तो वही वाली बात है। मेरी माँ ने वो हमारे स्कूल के नोट वाले जो टाई होती थी वो बांध कर देती थी। तो सबसे पहले मेरी बहन स्कूल जाती थी, तो मेरी बहन को स्कूल लंच वंच पैक हो जाता था सभी का। लंच मेरी बहन, पहले मेरी बहन को मेरी माँ स्कूल छोड़ कर आती थी। लगभग लगभग हमारे घर से 1.5-2 किलोमीटर स्कूल दूर था, पैदल जाया करती थी मेरी माँ बैग लेकर। पहले मेरी बहन को छोड़ के आना, फिर उसके बाद में 7 बजे का मेरे भाई का स्कूल होता था, फिर मेरे भाई को, मेरे बड़े भाई को, मेरी बहन, हमारी बहन जो है सबसे छोटी है, उसको स्कूल छोड़ के आना, फिर मेरे बड़े भाई को स्कूल छोड़ के आना, और लास्ट में मुझे स्कूल छोड़ कर आना। क्यों? क्योंकि सबसे आखिरी का टाइम मेरा ही था, और सबसे दूर स्कूल भी मेरा ही था। तीनों भाई बहन के स्कूल अलग अलग थे, तो क्या होता, पहले बहन को छोड़ के आए, फिर भाई को छोड़ के आए, फिर मुझे। मेरा भाई बीच वाला ऐसा था कि जब भी वो लेट होता था ना, तो बैग उठाकर खुद ही भाग जाया करता था बिना लंच वंच लिए। तो कई बार मेरी माँ जो है मेरे भाई को बिना खाए हुए भाग जाता था, वो स्कूल के दरवाजे से पकड़ के लाइए घर तक,
खाना खिलाकर फिर भेजा है घर से। तो मेरा भाई ये है थोड़ा पढ़ने में तेज था, दोनों भाइयों से काफी ज्यादा तेज था, इतना तेज था कि उसने कई जो क्लासेस है वो पढ़े ही नहीं है, उसको डायरेक्टली आगे एडमिशन दे गया है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मेरे भाई ने सेकंड क्लास नहीं पढ़ी, फर्स्ट क्लास में वो इतना होशियार था, नहीं थर्ड क्लास नहीं पढ़ी, सेकंड फर्स्ट में वो इतना होशियार था कि स्कूल वालों ने कहा कि इसको थर्ड पढ़ाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका फोर्थ में एडमिशन करवा दो। तो फोर्थ में उसका कई उसने क्लासेस मिस करी है, मिस मतलब कहने का मतलब है स्कूल के द्वारा ही कहा गया कि बच्चा इंटेलिजेंट है, खामखा टाइम वेस्ट मत करो, समय वेस्ट मत करो, बच्चा इस चीज को कवर कर चुका है पहले। तो हम दोनों तीनों भाई बहन में से सबसे तेज मेरा बड़े वाला भाई था, तो वो ऐसा ऐसा करता था। तो आखिरी में जब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए मेरी माँ जाया करती थी ना, तो ना चाहते हुए भी मेरी माँ जो है स्कूल लेट पहुंचती थी, क्योंकि दोनों भाई को बहन को छोड़ के आए, फिर मेरे को छोड़कर आया। मेरा स्कूल कम से कम 3.5-4 किलोमीटर दूर था, तो पहुंचने में भी टाइम लगता था। अब वहां पर पहुंचे, मेरी माँ के कंधों पर बैग और आराम से चलते चलते हम जा रहे हैं स्कूल, भाग मतलब ये नहीं आराम से नहीं, तेज तेज जाते थे, फिर भी 7:35, 7:40, 7:45 हो जाया करते थे। आराम से जैसे ही गए तो मेरी माँ मुझे पहले ही समझा देती थी, देख दीवार के इस कोने से जाइयो और झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ जाकर पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो जाइयो। लेकिन हमारा जो स्कूल का पीटी टीचर था, हमारे स्कूल का नहीं, मैंने अधिकतर ये नोटिस करा है कि सारे स्कूल के जो पीटी टीचर होते हैं ना, वो मारने के पीछे भागते हैं, मारते खूब है वो बच्चों को। तो पीटी टीचर कहीं ना कहीं से मुझे ना पकड़ ही लेता था और एक डंडा खींच के मारता था, मैं जोर से चिल्लाता था मम्मी, तो मेरी माँ वहीं पर ही खड़े खड़े, अजीब सा लगता था मेरी माँ को, क्योंकि उस समय जो थे माता पिता इस जब टीचर मारा करते थे तो इतना कुछ नहीं बोलते थे, टीचर जब मारते थे ऐसा लगता था कि यार ठीक है बच्चों के हित में कर रहे हैं। लेकिन आजकल आजकल के माता पिता ऐसे नहीं है, आजकल के माता पिता अगर बच्चों को मारा जा रहा है टीचरों के द्वारा, तो बच्चे के जो माता पिता वो स्कूल पहुंच जाते हैं कि तूने मेरे बच्चे को मारा क्यों और कैसे मारा, नहीं कर रहा तो उसे प्यार से समझाओ। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, बंधे हुए थे, अगर आप प्रेयर में लेट पहुंचे तो डंडे तो पड़ेंगे पड़ेंगे, साथ ही साथ में स्कूल का कूड़ा भी बिनना पड़ेगा ग्राउंड का, और साथ ही साथ में आपको आधे घंटे खड़ा रहना पड़ेगा कान पकड़ के। तो ऐसे हमारे बटे हुए थे सारे के सारी चीजें। तो वही है यहाँ पर भी कि टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे, जैसे कि मुझे हर रोज 5 डंडे पड़ते थे, हर रोज मेरा फिक्स था, पिछवाड़े पर 5 डंडे वो मारते ही मारते थे। ठीक है, बाद में फिर वो प्रेयर में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ, कान पकड़ के खड़ा रहता था स्टेज पर, पूरे क्लास पूरा स्कूल मुझे देखता था। स्कूल में एक तो मैं ये मान लो कि मशहूर था कि रोज मुझे दंड वहां पर मिलता ही मिलता था। तो टेस्ट में फेल हुए थे 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती करी तो 15 डंडे, ऐसे करके पहले जो बटे हुए करते थे। तो यहाँ पर देखो साफ लिखा है कि अध्यापक के लिए कि पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूल में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। क्या है? रोकना है। अब सजा की रोकी जो प्रवृत्ति वो किसने रोकी? तो आप सभी पता है, राइट टू एजुकेशन 2009 के द्वारा रोकी गई थी, और साथ ही साथ में एनसीएफ 2005 के अनुसार। जब से ये आए हैं ना, इन्होंने ही कहा है कि बच्चे के हित में बच्चे को प्यार के अनुसार समझाना है, किसी भी बच्चे को मारना पीटना दंडनीय अपराध है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, कैसे भी हो। पहले तो कूट काट दिया करते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अब आप बच्चों को नहीं मार सकते हो। राइट टू एजुकेशन खास इसके लिए खिलाफ है। तो इस प्रकार के जो संदर्भ है, इस प्रकार के जो उद्देश्य है सजा देने का बच्चों को, वो प्रवृत्ति को रोकना है। ठीक है, कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें और बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। किसकी बात करी गई है दोस्तों? सेल्फ डिसिप्लिन की। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी भी प्रकार के बच्चों को अनुशासन लाने के लिए किस प्रकार की सजा की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो कोई भी सजा की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चा जो हो वो सेल्फ डिसिप्लिन हो। कैसा हो? आत्म अनुशासन हो। अगर बच्चा अपने अनुसार अनुशासन में आएगा तो वो सबसे बढ़िया है। आप डंडे की चोट पर जब तक डंडे का डर रहेगा तब तक बच्चा अनुशासन में रहेगा, डंडे का डर जिस दिन खत्म, बच्चा अनुशासन में नहीं रहेगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बच्चे को हमें कैसे अनुशासन में रखना है, तो आत्म अनुशासन में, सेल्फ डिसिप्लिन में, किसी भी सजा के कारण उसको डिसिप्लिन में नहीं लाना है। ठीक है, अब ये सजा की प्रवृत्ति किसने इसको नकारात्मक रूप में बंद करने की बात कही थी? तो राइट टू एजुकेशन 2009 ने कही थी। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, समझ गए होंगे यहां तक सभी के सही बच्चे, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। बाकी मेरी स्टोरी ज्यादा लंबी होगी, बोर हो गए तो माफी मांगता हूं भाई उस चीज के लिए। चलिए, तो यहां से आकर आपका चैप्टर जो है फर्स्ट वो फिनिश हो गया। कब का? चैप्टर 4 का, यानी क्लास 4 का चैप्टर 1।
तो आज के लिए केवल दोस्त चैप्टर 1 ही कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, इसलिए हमने एक ही चैप्टर कंप्लीट करा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। बाकी जो प्रश्न बनते थे मैं बीच बीच में टॉपिक के अनुसार ही बताते हुए भी चलता हूँ, बाकी क्वेश्चन कैसे पूछे जा चुके हैं वो भी लगाकर देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कि किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम छोटी नौका या नाव का इस्तेमाल करते हैं? तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। पीपल ऑफ विच स्टेट यूज वल्लम स्मॉल बोट टू क्रॉस द रिवर? कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर ओडिशा? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड है आप लोगों के पास। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए टाइम अप हो गया। जिस जिस बच्चों ने लगाया दोस्त यहाँ पर केरला, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। वल्लम जो होती है एक लकड़ी की बनी छोटी नौका होती है जो कि नदी के पार करने के लिए केरला के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे चल। आगे बोला है कि किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहां के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के पुलों का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? तो झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर असम? जल्दी से बताइए कि ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल इन एन एरिया, पीपल ऑफ विच एरिया यूज बैम्बू ब्रिज टू क्रॉस द रिवर, इन विच स्टेट शुड दिस एरिया बी? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या फिर ऑप्शन डी असम? 10 सेकंड है दोस्त, जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका करेक्ट आंसर और सही आंसर बताएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? चलिए बहुत बढ़िया दोस्त, जिस जिस बच्चों ने इसका आंसर लगाया असम, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। असम एक ऐसा एरिया दोस्त जहां पर वर्षा बहुत अत्यधिक होती है, तो वहां के लोग जो होते हैं अधिकतर बाढ़ की संकटों से ग्रसित रहते हैं। एक स्थान या नदी को पार करने के लिए वहां के जो लोग होते हैं वो बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जो लोकली बनाए जाते हैं वहां के लोगों के द्वारा। तो जिस जिस बच्चों ने असम लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्रोली या फिर पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रोली जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ एक तरीके का झूला होता है। कैसा होता है? लकड़ी का बना हुआ एक तरीके का झूला होता है, जिसमें एक बारी में 4 से 5 बच्चे बैठकर नदी को पार कर लेते हैं। ये होता है आपका ऐसा, और इसको एक गोल चक्री से बांधा होता है। किसमें? एक रस्सी के ऊपर। इस रस्सी यानी कि लोहे की जो रस्सी होती है, इसी के ऊपर ये सरकती है। क्या होती है? इसी के ऊपर ये सरकती हुई जाती है। तो ये जो ट्रोली होती है, जो पुल्ली होती है, चक्की हो जाती है, ये कहाँ के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो लद्दाख के लोगों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने क्या लगाया? बिल्कुल करेक्ट, नदी को पार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पीपल यूज जुगाड़ गाड़ी टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? आप सही बच्चों को पता होगा, मैंने यहाँ पर नहीं बताया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। जुगाड़ गाड़ी एक तरीके से होता क्या है? तो जुगाड़ गाड़ी जो है दोस्त एक तरीके का, ये मान लो कि पीछे की तरफ ट्रैक्टर की ट्रॉली जैसा दिखता है और आगे की तरफ वो मोटरसाइकिल की तरह दिखता है। तो कहने का मतलब है मोटरसाइकिल के आगे वाला हिस्सा और पीछे ट्रॉली यानी कि लकड़ी के बने फट्टों की तरह बना लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में ये मानकर चलिए, ये मोटरसाइकिल है, ये क्या है? मोटरसाइकिल है मान लो। अब कई बच्चे कहेंगे सर मोटरसाइकिल कम साइकिल ज्यादा दिख रही है। ये मोटरसाइकिल है इतनी सी, पीछे वाला टायर निकाल दिया और इसको जोड़ दिया किससे? एक डब्बे से। इसको जोड़ दिया एक डब्बे से और इस डब्बे में बिठा लिए 3-4 लोग। ऊपर से ये ओपन ही रहता है, ठीक है, चारों तरफ सीट बांध दिए
ये एक तरीके की क्या है, आपकी जुगाड़ गाड़ी है। क्या है, एक तरीके की जुगाड़ गाड़ी। इसमें आराम से लोग खड़े हो गए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। तो ये क्या है, एक तरीके की जुगाड़ गाड़ी है। क्या है, एक तरीके की जुगाड़ गाड़ी। अधिकतर कहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये गुजरात के लोग इस्तेमाल करते हैं। कहाँ के, गुजरात के लोग। जो कि कैसी दिखती है, इस तरह से दिखाई देती है। आगे से मोटरसाइकिल और पीछे लकड़ी के बने हुए फट्टे चिपका दिए जाते हैं और ये जो है फट फट की आवाज करती है। कैसे करती है, फट फट की। बाकी ड्राइंग तो काफी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। इसी को ही जुगाड़ गाड़ी कहा जाता है। कहाँ के लोगों के द्वारा, गुजरात के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया ए, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और राइट इस्तेमाल करा ऑप्शन। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 4th, जिसमें हमने क्या करा आज, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा। क्या करा, चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा, जिसमें हमने करा थिंग्स वी मेक एंड डू। ये वाला जो टॉपिक था, इसको आज हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आपको यहां पर समझाई है, वो सभी की सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करें कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्त, तो यहीं पर ही किसका, एनसीईआरटी क्लास 4th का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2nd। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 2nd कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी जितने चैप्टर होते हुए चलेंगे उतना करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त, जितना मैंने आप आज को समझाया, सभी के सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।